आदाब, मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं बेबाक मुंसिफ। G20 की कामयाबी के बाद अब सबकी निगाहें संसद के विशेष सत्र पर हैं। ऐसा पहली बार है जब सरकार ने विशेष सत्र का एजेंडा साफ ही नहीं किया है, और ऐसा पहली बार है जब सत्र में पहले अभी तक ऑल पार्टी मीटिंग तक नहीं बुलाई गई है। लेकिन इस पर सस्पेंस बरकरार है कि संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा। खबरें ये भी आ रही हैं कि इस विशेष सत्र में देश का नाम भारत किया जा सकता है। खबरें ये भी हैं कि मुंबई और हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है, जिसको लेकर शिवसेना बहुत ज़्यादा हंगामा कर रही है। खबरें ये भी हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बिल लाया जा सकता है। खैर, ये सब खबरें ही हैं, असल में क्या होने वाला है जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी का बयान इन दिनों चर्चा में है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार हमारे इंडिया गठबंधन के नाम से चिढ़ गई है, इसी वजह से देश का नाम बदलना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं और कई हिंदू किताबें भी पढ़ी हैं। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा हाल ही में मुंबई में हुई विपक्षी दलों की बैठक की सफलता से हिल गई है। ये इंडिया ब्लॉक से इतने परेशान हैं कि उन्होंने देश का नाम बदलकर भारत कर दिया है। हम इस तरह के नाम परिवर्तन के खेल में शामिल नहीं होंगे। हम अगले लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी और देश के प्रधानमंत्री को ही बदल देंगे। भाजपा 2024 के चुनावों में सत्ता में नहीं लौटेगी, ये दावा किया है उद्धव ठाकरे ने। विभाग मुंसिफ के इस सेट पर आज इस पर ही होगी चर्चा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीआरएस लीडर मुकेश चंदा साहब। आपका इस्तकबाल है मुकेश चंदा साहब। जल्दी हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ रांची से जुड़ेंगे, स्पोक पर्सन हैं कांग्रेस के, और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और बीएसपी से हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे, हमारे साथ बीएसपी के प्रवक्ता जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और सब लोगों के साथ एक चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल बीआरएस से मुकेश चंदा साहब। मुकेश चंदा साहब, बड़ा सवाल अब ये है कि क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी चल रही है और ख़बर ये भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट में रही है हमेशा से। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2016 में आपने सपोर्ट किया था इस बात को लेकर। तो अब इस बार आपका स्टैंड क्या है कि आप वाकई एनडीए का सपोर्ट करने वाले हैं इस मामले को लेकर? देखिए, ये सब अफवाहें हैं और जैसा आपने खुद बताया कि असल एजेंडा क्या है ये अभी तक पता नहीं है। जी, जब तक कि एजेंडा नहीं पता चलेगा किस तरीके से किसी भी मौजू पर, किसी भी उन्वान पर एक मौक़िफ़ लिया जाए। मौक़िफ़ लेने के लिए ज़रूरी है कि पहले पता चले कि एजेंडा क्या है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अभी वक्त नहीं है, अभी बिल्कुल इलेक्शन सर पे खड़े हैं और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। टाइम लेकर के उसके एक मंसूबे के तहत काम किया जा सकता है। इन्होंने जीएसटी भी ऐसे ही हड़बड़ में लगाया, नोटबंदी भी इसी तरीके से इन्होंने हड़बड़ी गड़बड़ी में लगाकर तमाम लोगों को सिर्फ नुकसान किया, मुल्क का नुकसान किया, गरीब का नुकसान किया, और जो है इन्होंने मुल्क की माशियत को तबाह व ताराज कर दिया। तो इस तरीके से अगर कोई भी फैसला ये लेते हैं जो कि मुल्क के मफाद में ना हो, गरीबों के मफाद में ना हो, तो ज़रूर इसकी बीआरएस पार्टी मुखालिफत करेगी और इसके खिलाफ डट जाएगी। जहाँ तक कि आप बता रहे थे कि यूनियन टेरिटरी बनाने का सवाल है, इस पर तो सरासर ये गलत बात है, ये होने वाला नहीं है। इस पर हम सख्त अल्फाज में इसके ऊपर एहतजाज दर्ज कराएंगे और हम इसके खिलाफ जहाँ पर भी जिद्दोजहद करने की ज़रूरत पड़ेगी, गली से दिल्ली तक हम जिद्दोजहद करेंगे। बीआरएस के बड़े लीडरों का इसको लेकर बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमने जद्दोजहद की, हमने एहतजाज किया और हमने तेलंगाना हासिल किया। ये हमारी मेहनत थी, तेलंगाना हासिल करना। अब अगर हैदराबाद को ले लिया जाएगा तेलंगाना से, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा, जैसे शिवसेना ने कहा है कि ये एक चाल है, मुंबई और महाराष्ट्र को वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने गवर्नर के हिसाब से चलाना चाहते हैं। कई जगह ऐसे अपोजिशन के ने बात कही है कि जितने भी स्टेट्स जहाँ पर बीजेपी गवर्न नहीं करती है वहाँ पर वो क्या करती है कि अपने जो है गवर्नर के हिसाब से चलाना चाहती है। तो अगर यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है हैदराबाद को, तो इस मामले में फिर अगर इस तरह का वो होता है तो क्या राजधानी यही रहेगी जैसे पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन वो अपने आप में यूनियन टेरिटरी है? देखिए, हैदराबाद कभी यूनियन टेरिटरी बनने वाला नहीं है, ये खाम ख्याली है, ये सरासर जो है ये सिर्फ खाम ख्याली है। हैदराबाद यूनियन टेरिटरी नहीं बनने वाला है, नहीं बनने वाला है, नहीं बनने वाला है। अगर इसको बनाने की कोशिश की जाएगी तो ये अपने हाथ जला लेंगे, लेकिन हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते। ये इनकी सिर्फ जो है दिन के उजाले में ख्वाब देखने जैसा है, हैदराबाद को या मुंबई को यूनियन टेरिटरी बनाना।
लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पे हमेशा से आपने सपोर्ट दर्ज कराया है, आपने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो क्या इस बार भी आपका वही स्टेटमेंट है, वही बात कहेंगे कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हम सपोर्ट करेंगे? क्योंकि बहुत जल्द अब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाने वाला है, उसमें अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि क्या होने वाला है असल में, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। तो क्योंकि अब आपकी पार्टी के भी सांसद हैं तो वो वोट करेंगे, तो किस इस मामले में किसका सपोर्ट आप करें? देखिए, हमारी पार्टी का जब पोलिट ब्यूरो की मीटिंग होगी जी, जब ये पता चलेगा कि ये मुद्दा क्या है और वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन पर है, तो उस पर फिर से बैठकर एक राय मशवरा लिया जाएगा। पार्टी के तमाम लोग जिस चीज पर मुत्तफिक होंगे उस पर आगे बढ़ा जाएगा। मैं जो अपनी राय आपको देना चाहूंगा वो मेरी राय ये है कि अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा, ये वक्त से पहले कुछ भी तय करना सही नहीं है। और ये ऐसे टाइम पर जबकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इलेक्शन सर पर हैं, ऐसे टाइम पर वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद कोई अच्छा मकसद नहीं हो सकता। ये इन रियासतों के इलेक्शन को टालने के लिए एक साजिश हो सकती है और इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब आवाम देगी, इन रियासतों की आवाम खास तौर पर देगी और तमाम हिंदुस्तान की आवाम ऐसे ओझे हथकंडों से जो है समझ चुके हैं कि बीजेपी आज अगर तेलंगाना की बारी है, मुंबई की बारी है, यूपी की बारी है, तो आइंदा दूसरे रियासतों की भी बारी आ सकती है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये लोग जमहूरियत का खात्मा कर देंगे। तो जमहूरियत को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके खिलाफ जो है अपना एहतजाज दर्ज करें, इसके खिलाफ जिद्दोजहद करें। अब क्योंकि आप टीआरएस से बीआरएस हो गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अब आपका एजेंडा साफ है कि आप जो हैं वो भारत में, पूरे हिंदुस्तान में अब इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी केसीआर साहब मुंबई भी गए थे हाल ही में, तो उससे पता चल गया है कि आप अगला टारगेट जो है आपका वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र है, क्योंकि वहाँ पर भी आपके वोटर हैं। तो क्या आप जो है इस लोकसभा इलेक्शन में किसी और जैसे थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आप किस साइड जाने वाले हैं। तो लोकसभा में अगर इलेक्शन में आप किस साइड जाएंगे, इंडिया गठबंधन या एनडीए, या अकेले होकर चुनाव लड़ेंगे? अकेले होकर चुनाव लड़ेंगे और हम ख्याल जमातें एक फेडरल ताकतों को साथ में लेकर एक नई थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर थर्ड फ्रंट में कामयाबी नहीं मिलती है तो ऐसी सूरत में अकेले ही इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और आवाम से ये कहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरीके से आवाम का इस्तेसाल किया है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आवाम की तरक्की के लिए, माशी खुशहाली जिस तरीके से तेलंगाना रियासत में आई है उस तरीके से मुल्क में आए, तो ज़रूरी है कि बीआरएस को कामयाब किया जाए और बीआरएस अपने बलबूते पर, अपने दमखम पर इलेक्शन लड़कर ये साबित कर देगी कि बीआरएस अपने आप के, अपने वजूद का साबित करके रहेगी। लेकिन देखिए, भाजपा ने अगर एजेंडा 2014 का अगर उनका देखें तो कहीं ना कहीं गुजरात जो था वो उनका वाइब्रेंट गुजरात और इस तरह के उन्होंने प्रोग्राम किए थे, गुजरात को एक मॉडल के तौर पर पेश किया था। लेकिन अगर बीआरएस की हम बात करें तो बीआरएस के पास अभी तक इस तरह का कोई एजेंडा दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्या पेश करने वाले हैं? आप तेलंगाना में आपका वोट बैंक है, समझ में आता है, आंध्र प्रदेश भी आप जा सकते हैं, वो भी समझ में आता है, महाराष्ट्र में आप जा सकते हैं, लेकिन जो हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पर आप किस तरह से अपने आप को पेश करेंगे? क्या बताएंगे लोगों को कि हमने क्या काम किए हैं? देखिए, हमने जो किसानों के लिए काम किया है और हमारी पार्टी का नारा भी अब ये है कि अब की बार किसान सरकार, तो हम किसानों को साथ में लेकर किसानों की खुशहाली, तरक्की, बहबूद के लिए काम करेंगे। हमारा नारा यही होगा कि रेतु बंधु के जरिए से जिस तरीके से तेलंगाना के किसानों के हमने बहबूद के लिए काम किया है, उसी तरीके से हम मुल्क के किसानों की बहबूद के लिए काम करेंगे। जहाँ पे किसान होगा वहाँ पर सारी आवाम होगी, सारी आवाम को साथ में लेकर हम जो है मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे और किसानों की तरक्की के लिए काम करेंगे। एक बड़ा सवाल आपसे ये भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करें, और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि 3 साल, ऐसा माने जा रहा है कि 5 साल में से 3 साल जो हैं वो कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से इलेक्शन में निकल जाते हैं। कुछ इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, फिर राज्यसभा, और उसके अलावा फिर अगर बात करें एक लोकल लेवल के नगर पालिका के इलेक्शन होते हैं, नगर निगम के इलेक्शन होते हैं, तो 3 साल इसमें गुजर जाते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो ये सारे इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे। तेलंगाना का समझ में आता है क्योंकि तेलंगाना के दिसंबर में इलेक्शन है। समझ में आता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स का समझ में आता है। लेकिन अगर बात और स्टेट्स की जहाँ पर अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, जैसे कर्नाटका, और उसके अलावा 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, तो क्या ये सारी असेंबली डिसॉल्व की जाएगी तब वन नेशन वन इलेक्शन करा जाएगा,
या इनके लिए कुछ अलग से एजेंडा किया जाएगा? ये तो जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन लगा रहे हैं वही इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारा ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर करते हैं तो जिस तरीके से आपने बताया कि लोकल बॉडी के इलेक्शन है या जैसा राज्यसभा के इलेक्शन है, ये तमाम एक साथ नहीं किए जा सकते। किस तरीके से एक साथ हो सकते हैं? लोकल बॉडी जैसे अभी आप देखिए, जब कई रियासतों में जो है असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ होते हैं तो वहां पर 2 वोटिंग मशीन होते हैं, एक में जो है एमएलए के लिए वोट दिया जाता है, एक में एमपी के लिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जिला परिषद के लिए, सरपंच के लिए, कारपोरेटर के लिए इलेक्शन एक साथ होगा तो 4 मशीन लग जाएंगे, 5 मशीन लग जाएंगे। आवाम को जो है बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी कि आवाम को देखना पड़ेगा कि एमपी का इलेक्शन किसको दूं, एमएलए का इलेक्शन किसको दूं। ये एक किस्म की जो है बहुत बड़ा इलेक्शन का जो अमल है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अभी हम वोट करते हैं और अक्सर हम क्या देखने को हमें मिलता है कि हम सुबह से लाइन में देखते हैं और तो शाम तक लाइन लगी रहती है, और वो तब है जब एक बंदा एक वोट डालकर आता है। तो अगर उसको 5-5 वोट या 4-4 वोट एक साथ डालने पड़ेंगे, वही तो मैं कह रहा था आपको कि जो है प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा जो है ये प्रोसेस हो जाएगा। अभी एक ऐसा हिसाब है कि एक बूथ पर 1000 वोट का एक आंकड़ा लेकर के चलती है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तब वैसी सूरत में एक बूथ पर 100 वोट को लेकर चलना पड़ेगा। तो वैसा अगर होता है तो लाखों पोलिंग बूथ हमको बनाना पड़ेगा, जो बनाने के लिए अभी टाइम नहीं है। अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के भी, तो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं जल्दी है, ये बहुत जल्दी है। इसके लिए लंबा प्लान करने की जरूरत है, जामा मनसूबाबंदी की जरूरत है। पहले अवामी सतह पर उस पर गुफ्तगू हो, बहस मुबाहिसे हो, फिर सियासी सतह पर सियासी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से अपनी राय ली जाए और उनकी राय को मद्देनजर रखते हुए तमाम सियासी पार्टियों की मीटिंग की जाए। फिर उसके बाद अगर ऐसी कोई फैसला लिया जाता है तो तब वो बात कुछ और होती। मगर जिस तरीके से हमराइयत का मुजाहरा करते हुए सरासर हरदर्मी की कोशिश की जा रही है, ये सरासर गलत है। मैं नहीं समझता कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का कोई ऐसा इनका कोई मंसूबा है। ये सिर्फ आवाम के जहन को भटकाने के लिए एक सीक्रेट एजेंडे को रखकर काम कर रहे हैं। तब तक के इनके तरकश में कई एक शरपसंदी के तीर हैं, ये कौन सा तीर कब निकालेंगे ये पता नहीं है। इसी के लिए ये मख्फी रख रहे हैं कि क्या करने वाले हैं। सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन का तो हवा खड़ा कर दिया गया है, लेकिन इनका मकसद कुछ और है। ठीक है। हमारे साथ में बीएसपी से अबरार हुसैन साहब जुड़ गए हैं। अबरार हुसैन साहब, आपका भी इस्तकबाल है हमारे यहाँ पे। बात हो रही है अबरार साहब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। विशेष सत्र संसद का बहुत जल्द आने वाला है। अगर विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा होती है और उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा होती है, इसके अलावा अगर बात हम करें कई और मुद्दों पर अभी साफ नहीं है कुछ भी तस्वीर, लेकिन कहा जा रहा है कि देश का नाम इंडिया बिल्कुल हटा दिया जाएगा, भारत कर दिया जाएगा। आपकी पार्टी का इसमें क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और इन सारे मामलों को लेकर समर्थन करेंगे? देखिए, सबसे पहले अभी जो पार्लियामेंट का जो सेशन बुलाया गया है जो 18 से 23 तक का है, उसका कोई एजेंडा अभी सामने नहीं आया। बिल्कुल। अभी तक जो भी गुफ्तगू हो रही है वो तमाम खया सारियों पे मुबन्ना है। सही। और रही बात इंडिया और भारत का जो टॉपिक है, तो इंडिया और भारत कोई दो अलग चीज़ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से दोनों लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अभी G20 में भारत को जो है ना हाईलाइट किया गया है, लेकिन वो कोई किसी एतबार से वो खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमको फ्रीडम है कि हम इंडिया और भारत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, जो अभी जो थ्योरी को जिसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए जो माहौल होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास जो है ना एक इलाकाई वारी, यानी कि 4-4, 5-5 रियासतों के इंस्टॉलमेंट पे हम इलेक्शन करते हैं, पार्ट वाइज इलेक्शन करते हैं, तभी जो है ना एक जगह की पुलिस को एक दूसरी जगह पे रिक्रूट करना पड़ता है। और उसके बावजूद भी बंगाल के इलेक्शंस के अंदर हालात पैदा होते हैं और वहाँ का इलेक्शन जो है ना हमवार तरीके से किया नहीं जा सकता। बिल्कुल। अगर इस तरह पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन की जाने वाली बात है, और जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को एग्जाम्पल रख करके उसकी अगर आप कंपेयर करने वाली बात कर रहे हैं, तो हम ज़मीनी सतह से अमेरिका से, ज़मीन के जोग्राफियाई एतबार से हम छोटे हैं, लेकिन पॉपुलेशन के एतबार से उनसे 4 गुना बड़े हैं। और इलेक्शन जो होता है वो हेड काउंट से होता है, तो हमारा हेड काउंट उनसे कहीं बड़ा है।
तो लिहाजा हमारे 140 करोड़ अवाम के लिए एक ही वक्त में ये माहौल प्रोवाइड करना ये बहुत बड़ा मतलब बड़ा टास्क है। ये नामुमकिन तो नहीं है, ना हर चीज़ का हल हो सकता है, लेकिन उसके लिए अभी जो वक्त है, जो समय है, वो मुनासिब नहीं है। आप अगरचे इसको मंसूबे के साथ, बहुत ही प्लानिंग के साथ एजुकेट किया जाए, सबसे पहले वोटर को एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि एक ही वक्त में जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम एक वोट डालते हैं तो एक सीआई का निशान लगाया जाता है, ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि हाँ हमने वोट इस्तेमाल कर लिया। अगर आप एक ही वक्त में तमाम जैसे कि जेडपीटीसी, एमपीटीसी, कॉर्पोरेटर, काउंसलर और जो है ना एमएलए, एमपी का इलेक्शन करवाएंगे, तो सरपंच का भी इलेक्शन करवाएंगे, जेडपीटीसी का भी इलेक्शन करवाएंगे, तो कितने मशीन्स आपके पास रखना पड़ेगा। अभी हाल ही में तेलंगाना की मिसाल देता हूं मैं, यहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत है वो टीआरएस बीआरएस की जो हुकूमत है उसका निशान कार का है, ठीक है, और एक ट्रैक्टर का निशान की वजह से उनका ये दावा है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इसलिए नोटिस लिखा और ये शिकायत जाहिर की कि ट्रैक्टर के निशान की वजह से हमारा नुमाइंदे के जो वोट है वो कम आए हैं, और वो जो गैर मारूफ नुमाइंदा था ट्रैक्टर का निशान वाला, वो नुमाइंदे को ज़्यादा वोट आए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की और ये रिक्वेस्ट की कि वो ट्रैक्टर का निशान हटाया जाए। यानी कि एक ही इलेक्शन के अंदर में सिमिलर निशान की सूरत में जब ये मसले पैदा हो सकते हैं, तो जब मल्टीपल इलेक्शन होंगे, कई एक वोट्स होंगे, तो किसका निशान क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। चलिए, मिसाल के तौर पे आवाम को एक माने में आप एक उसको दलदल में ढकेल रहे, तो इससे होगा क्या। देखिए, सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है, हमारे मुल्क का ड्रॉबैक है कि हम वोट डालने के लिए नहीं पहुंचते। हमारा कुछ इलाकों पे 40% तक का भी जो है ना वोटिंग परसेंटेज ऐसा हुआ है। अभी डुमरी झारखंड में इलेक्शन हुआ, उसके अलावा बाई इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा पे 40% भी वोटिंग बड़ी मुश्किल से पहुंची है। यानी कि 60% लोग इंटरेस्टेड नहीं है। जब आप इतना बड़ा झमेला खड़ा कर देंगे और भूल भुलैया वहां पे क्रिएट कर देंगे, तो इलेक्शन के लिए वोट डालने वाला पहले भी उसको दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कंपलसरी वोट का इस्तेमाल किया जा सके। मतलब आप भी कह रहे हैं कि अभी कहीं ना कहीं जल्दी है, इसके लिए बहुत तैयारियों की जरूरत है। जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी है। अगर कोई काम के लिए कोई काम करना ही है, तो उसके लिए प्रॉपर मनसूबाबंदी की जरूरत है और एजुकेट करने की जरूरत है। मुस्तकीम आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रांची से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुस्तकीम साहब, आप क्योंकि इन सारे मसलों को लगातार गौर से देखते हैं, एक जर्नलिस्ट होने के नाते आपकी इन सारी चीजों पर नजर रहती है, क्या लगता है कि अभी तक संसद का विशेष सत्र जो है उसका एजेंडा साफ नहीं किया गया है? हमेशा से एक संसद का कानून है कि जब कोई के विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग भी वहां पे बुलाई जाती है। ना तो ऑल पार्टी मीटिंग के लिए अभी तक बुलाया गया, ना ही एजेंडा साफ किया गया है। सोनिया गांधी ने भी पत्र लिखा है इसको लेकर कि एजेंडा तो साफ किया जाए। उन्होंने 9 मुद्दों पर बात करने के लिए भी कहा है। आपका क्या कहना है इस मामले में? जी देखिए, कि कोई भी अहम मीटिंग जी किसी भी पार्टी की हो, देश की हो, सरकार की हो, बुलाई जाती है तो सबसे पहले एजेंडा सामने होता है जी। क्योंकि जब तक एजेंडा नहीं होगा तो ये माइंडसेट नहीं होगा कि मीटिंग में कहना क्या है, उन्हें उसकी तैयारी कैसे किया जाए। और हम समझते हैं कि सरकार को पहले एजेंडा को तय करना चाहिए था कि हम जिस मीटिंग को बुला रहे हैं उसमें इस एजेंडे पे बात होनी है। नहीं, अब कल हमारे इसी मामले को लेकर बात चल रही थी तो बीजेपी के नेता बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई अभी हम G20 में बिजी थे, G20 से अब निपटे हैं, इन सारे मुद्दों पर भी बात की जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वक्त बचा है संसद के विशेष सत्र के लिए। नहीं, एजेंडा तो कभी देखिए, एजेंडा 2-3 दिन पहले भी बताई जा सकती है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त समय का होना जरूरी था। जब तक मुनासिब वक्त नहीं मिलेगा उसकी तैयारी ऑपोजिशन के लोग नहीं कर पाएंगे कि वो किस तरह की तैयारी करके पार्लियामेंट में जाएं। हम समझते हैं कि ये एजेंडा पहले से तय होना चाहिए। और G20 के जो चल रही थी, बैठक चल रही थी, वो अलग बात थी, उसकी तैयारी के लोग अलग थे, और सरकार के यहाँ जो मामला है इसकी तैयारी की बात अलग है। इसलिए एजेंडा बहुत क्लियर होना चाहिए था कि आप किस एजेंडे के तहत मीटिंग को कॉल कर रहे हैं, मीटिंग को बुला रहे हैं। हालांकि अगर मैं बीजेपी नेताओं की बात करूं या कई और अन्य नेताओं की बात करूं तो वो G20 को एक बड़ा सफल प्रोग्राम मान रहे हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने जाते ही यहां से साफ कर दिया कि प्रेस को आज़ादी नहीं है हिंदुस्तान में। उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इस तरह के बयान दिए हैं। आप एक मीडिया पर्सन होने के नाते, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, जो सवाल
बाइडेन ने उठाया है वियतनाम में जाकर, जी, वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात कही है, हमें लगता है कि ये बात उन्हें हिंदुस्तान में भी कहना चाहिए था। और रूबरू जब मुलाकात हो रही थी तो आपको सत्ता से ये बात कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए थी कि भारत में जो है माइनॉरिटी के साथ या दूसरे कम्युनिटी के साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है। तो वहाँ हम समझते हैं कि हो सकता है ये कि मेजबानी के वजह से कि मेजबान को सीधे तौर पर न कहकर ये बात उन्होंने वहाँ कहा है, लेकिन बात ये साफ हो गई है कि भारत में जो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती जा रही है उससे दुनिया अनजान नहीं है। मुकेश चंदा साहब, आपसे एक सवाल ले लेता हूं। अभी बाइडेन का बयान हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया। उन्होंने जो है जैसे ही वो वियतनाम पहुंचे, उन्होंने वियतनाम में जाने के बाद कहा कि हिंदुस्तान में प्रेस को आज़ादी नहीं है। और बाकायदा अगर अमेरिका की प्रेस की बात करूं तो अमेरिका की प्रेस ने इसको एक मुद्दा बनाया है वहाँ पर कि हम लोग, क्योंकि कई सारे जो पत्रकार थे अमेरिकी जर्नलिस्ट, वो यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने G20 में उन्होंने कहा कि हमें पीएम मोदी से मिलना है और इस मामले में बात करनी है, लेकिन वो नहीं पीएम मोदी से मिल पाए। तो उन्होंने कहा बाकायदा के तौर पर कि कहीं ना कहीं प्रेस को यहाँ पे हिंदुस्तान में आज़ादी नहीं है। मुकेश चंदा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से बात है रोज़े रोशन की तरह आया है कि नरेंद्र मोदी साहब हमारे वजीर आज़म कई एक साल तक जो है उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। वो इंटरव्यू क्यों नहीं देते? वो प्रेस से भागते हैं। वो स्वतंत्र प्रेस के वो कायल नहीं हैं। वो चाहते हैं कि मीडिया जो है उनकी ज़बान बोले। जिस तरीके से चाइना की मीडिया है उस तरीके से हिंदुस्तान की मीडिया भी जो है माउथपीस बन के काम करे हुकूमत का। ये इनका मंसूबा है, आरएसएस का खास तौर पर मंसूबा है। उस पर बाइडेन अगर कहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि बाइडेन ने बहुत देर कर दी कहने में। क्योंकि आमतौर पर अमेरिका जो है ऐसे मसलों पर, अगर यही मामला किसी गल्फ कंट्री का होता है, यही मामला किसी दूसरे अगर मुमालिक का होता है, तब अमेरिका बड़े ज़ोर शोर से बात करता है, यूएनओ में इस मुद्दे को उठाता है। लेकिन हिंदुस्तान का ये जो मसला है इस पर बहुत देर कर दी, मेहरबा आते आते उन्होंने बहुत देर कर दी है ये मामले पर बात उठाने में। अबरार साहब, बात चल रही थी, मैं इस बारे में बात कर रहा था कि ऐसा सुनने में आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि मुंबई और हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है। अगर यूनियन टेरिटरी बनाने की एक बात चलती है, यहाँ पर राष्ट्रपति या राज्यपाल का फिर शासन रहेगा, इसको लेकर आपका क्या? देखिए, जब 2014 में तेलंगाना अलहदा हुआ जी, तो उसकी जब कोशिश चल रही थी तो उसी वक्त में हैदराबाद को तेलंगाना यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए एक बड़ी कोशिश चलती रही जी। और यहाँ पे जो मुकामी जमात है तब उसको भी कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने ये महसूस किया कि जब यूनियन टेरिटरी बनेगी तो सियासी जमातों का वहाँ पे रोल नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा, प्रेसिडेंशियल कंट्रोल में आ जाएगा। तो उन्होंने इस वक्त के मौजूदा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से, जो वो साबिक में तेलंगाना की एजुकेशन में हमेशा मुखालिफत करते रहे, लेकिन यहाँ फौरी अपना हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा करके यहाँ पे उनके साथ में बैकडोर से उनका साथ दिए। तो इस बात का खदशा ये आज नहीं था। और एक चीज़, हैदराबाद एक ऐसा डिफेंस का हब है। देखिए, अगर हम हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सेंटर ऑफ दी लाइन का जो ज्योग्राफिकल पॉइंट है, हैदराबाद सेंटर है। यहाँ पे जलजले, अर्थक्वेक, साइक्लोन, तूफान इसलिए नहीं आते कि समंदर से दूरी पे है और ये ऊंचाई पे है। तो इसके लिए महफूज मुकाम है, जिसकी वजह से जितना भी वर्ल्ड का जो आईटी हब है, वो उनका जो डेटा सेंटर, जो सेफ डेटा सेंटर है, उन्होंने हैदराबाद को यहाँ पे बेस बनाया। उन्होंने यहीं पे अपना डेटा यहीं पे जमा रखा, क्योंकि ये हर तरह से ज्योग्राफी के तौर पे ये महफूज है। इसीलिए यूनियन टेरिटरी बनाने का खतरा आज नहीं पैदा हुआ, हमेशा पैदा हुआ है। बल्कि बॉम्बे को इसलिए पैरेलली जोड़ा जा रहा है ताकि इस पर जोर दिया जा सके। मकसद तो हैदराबाद को बनाना है। तो जब हैदराबाद को जब बनाया जाएगा तो यहाँ पे जो सियासी नेटवर्किंग है, वो जो सियासी जमातें हैं, जैसे दिल्ली तक, जब तक दिल्ली डेमोक्रेसी नहीं हुई थी, यूनियन टेरिटरी थी, तो वहाँ पे कोई सियासी जमात नहीं हुआ करती थी। तो ऐसा यहाँ पे भी होने का खदशा है। तो एक जमात को खास करके ख़त्म करने का भी इसमें बड़ा खदशा है। लेकिन हमारे मुकेश चंदा साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का मामला होता है तो बीआरएस कतई इस मामले का सपोर्ट नहीं करेगी, हैदराबाद को कभी भी यूनियन टेरिटरी नहीं बनने देगी। देखिए, बीआरएस का स्टैंड आप कभी भी क्लियरिटी से नहीं बोल सकते, क्योंकि के चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना लेने से पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से जाकर मिले और अपने पूरे खानदान के साथ
वहाँ पे गए, फोटो खिंचवाए और ये वादा करके आए कि मैं इस तेलंगाना की पार्टी टीआरएस पार्टी को कांग्रेस में जम कर दूंगा। और जब वो दोबारा हैदराबाद जब आए, फिर उनको जब उन्होंने कहा कि मैं साथ साथ हमारे पार्टी के जो विधायक हैं और हमारी जो पार्टी का जो पिलट बेरियो मेंबर है, हम उनसे मशवरा करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा गए नहीं। तो केसीआर साहब की कोई बात का कभी स्टैंड नहीं रहा। इसका तो पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया गवाह है। तो कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। मुखीत चंद साहब वो कह रहे हैं कि आप लोगों की बात का भरोसा नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, और आप बैकडोर से सपोर्ट करेंगे इस मामले को लेकर बीजेपी को। नहीं, देखिए वो अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी बल्कि ये बात ऐसी है कि टीआरएस पार्टी अगर विलीनम करने की बात करती है, इंजमाम की बात करती है, हाँ। तो वो एक मुद्दे की बुनियाद पर था और कुछ शर्तें रखी थी केसीआर साहब ने, जिसको खुद कांग्रेस ने नहीं माना। हाँ। और कांग्रेस ने नहीं मान के, कांग्रेस का ये मानना था कि टीआरएस पार्टी को अक्सरियत नहीं आएगी, 2, 4, 5 सीट आने वाले हैं, उससे ज़्यादा आने वाले नहीं है, ऐसा उनका ख्याल था। उस बुनियाद पर ये कहना कि टीआरएस ने अपना इंजमाम नहीं किया, बल्कि ये सही है कि कांग्रेस ने टीआरएस के इंजमाम से इनकार कर दिया और ये कहा कि तुम्हारी बहुत छोटी पार्टी है, 5-6 सीट तुमको देंगे। तो इस पर केसीआर साहब ने अपना अलहदा होकर इलेक्शन लड़ना तय किया। ये एक मामला हो गया। दूसरी बात ये है कि केसीआर साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल आया होता है, वो जो भी कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुल्की सतह पर अपनी पार्टी को ले जाऊंगा, तो आप देखिए कि टीआरएस से बीआरएस में जो कन्वर्ट हुई है, ऐसा कोई पार्टी हिंदुस्तान में नज़ीर नहीं मिलती कि इससे पहले जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल करके मुल्क की आवाम की खिदमत के लिए एक बहुत बड़ा इनकलाबी फैसला लिया हो। कई एक पार्टियों ने, खुद बीएसपी ने भी जो है मुल्की सतह पर सियासत की कोशिश की, लेकिन वो बीएसपी ही रही और वहीं रह गई। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से टीआरएस निकली, एक इलाकाई जमात की हैसियत से निकली, इलाकाई जमात की हैसियत से निकल के अपने आप को बीआरएस में कन्वर्ट करके आज महाराष्ट्र में जिस तरीके से और ओडिशा में और आपके आंध्र प्रदेश में बीआरएस पार्टी अपने पंजे गाड़ रही है। ये देखिए आप, बीएसपी अगर थी तो बीएसपी एक साथ मुल्की सतह पर आई। सिर्फ बीएसपी यूपी की पार्टी नहीं थी, बीएसपी महाराष्ट्र में भी थी, बीएसपी हर जगह थी, लेकिन सुकड़ते चले गई। लेकिन बीआरएस सिर्फ तेलंगाना में थी और अब वो फैल रही है, वो फैलते रहेगी। ये सब केसीआर साहब की रोशन ख्याली, दूरंदेशी और उनकी बातों में जो सफाइयत होती है, जो तरीके से जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वो चाहे दलित बंधु का मामला हो, वो चाहे दूसरे किसी मामले में हो, केसीआर साहब अपने कौल पर अमल करने में अपना रिकॉर्ड रखते हैं। मुस्तकीम साहब, सवाल मेरा आपसे है कि अगर बात करें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, इलेक्शन जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के लेकर तैयारी चल रही है, तो मुस्तकीम साहब क्योंकि आप झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या लगता है कि इन सारे मुद्दों को लेकर जेएमएम का क्या स्टैंड होगा? आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? क्योंकि एक चुनाव और एक मुल्क पे झारखंड के जो सीएम हैं, वजीर आला हैं जी, अभी तक उन्होंने कोई बात साफ नहीं किया। और हम समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ भी देश के दीगर अपोजिशन पार्टियों के साथ हो। और जिस तरह से एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। ये 1967 के पहले एक देश एक चुनाव पे मामला चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे नए स्टेट बनते गए और सरकारें गिरती गई, तो उस वक्त ये इस स्टैंड पे कायम रहना मुमकिन नहीं हो सका। और हम समझते हैं कि एक स्टेट, एक देश और एक चुनाव ये संभव नहीं है। और सीएम हेमंत सोरेन भी इस मामले में दीगर अपोजिशन पार्टियों के साथ होंगे। अगर मैं बात अबरार साहब करूं कि इस टाइम पोजीशन का एक मुद्दा बड़ा उसमें है कि जब भाजपा जो है वो सरकार कहीं ना कहीं मतलब जब भी पीछे ये बैकफुट पर जाती है, वो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई को आगे छोड़ती है। तो ईडी सीबीआई अब ये सारे मसले पुराने हो गए हैं। अब अगर ये इन सारे मसलों को लेकर अगर बात की जाए, जो एजेंडा क्या लगता है आपको, वाकई 1 नेशन 1 इलेक्शन का एजेंडा होगा या उसके अलावा भी कुछ और एजेंडे हो सकते हैं इन सारे विशेष सत्र में संसद के? देखिए, जैसा भी मेरे फाजिल दोस्त
मुखी चंदा साहब अभी तस्करा कर रहे थे, तो मैं उसकी एक बात की वजाहत करते हुए आगे बढ़ूँ कि इन्होंने कहा कि BRS से उस वक्त की TRS पार्टी को कांग्रेस ने इंतजाम करने से मना किया, तो आज उसकी मिसाल देखिए, शर्मिला जैसा एक छोटी सी पार्टी जिसका कोई विधायक भी नहीं है, उसको उन्होंने इंतजाम किया। और रही बात KCR साहब की सच्चाई की, सदाकत की, वो गवाही दे रहे थे, मैं कापला कुक्का यानी कि चौकीदार कुत्ते की तरह रहूंगा, एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, ये उनका अलग ऐलान है। और पिछले 3 महीने के अंदर मुझे मौका दो, मैं 12% रिजर्वेशन दूंगा, ये इनका वादा है। तो अगर अब खैर हमारे फाजिल दोस्त जो है ना वफादारी का में डूबे हुए हैं, वो सियासी वफादारी को बरकरार रखे हुए हैं, खैर उनका इख्तियार है वो, लेकिन अगर आप सच्चाई की बात करेंगे, क्योंकि मेरा साबिका रिश्ता, मैं भी 20 साल वही पार्टी से दिया हूँ और सीनियर रहा हूँ, हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ और मैं खुले तौर पे बात करने के लिए तैयार हूँ। आप रही बात आप जो अभी मुझसे सवाल किए, देखिए बीजेपी के पास जो भी हथकंडे थे जी, वो पूरे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि कम्युनल करना था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद था, हो गया, इसके बाद मॉब लिंचिंग हो गया, और जिस तरह जुल्म कर सकते थे उन्होंने कर देख लिया। अब लोग जो है ना शऊर आ गया है, वो उसकी बड़ी बदौलत है, वो है सोशल मीडिया। ठीक है, जिन्होंने अपने चैनल्स को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, अपने जो भाई ख्वाह हैं, जो अपने दोस्त हैं, उनके जरिए तमाम कैप्चर कर लिया, खरीद लिया, ताकि वो आवाज़ को दबा सके। लेकिन अल्लाह ताला ने गैब से एक आवाज़ पैदा की है सोशल मीडिया की, और उसके ज़रिए अवाम तो बहुत हद तक रास्त तौर पर हर बात पता चल रही है। आज उनके पास कुछ नहीं है, तो लिहाजा वो मुंतशिर करने के लिए, उसी का हिस्सा है कि हम आज इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ। वो मुंतशिर करने के लिए आज सियासी माहौल को एजेंडे सब्जेक्ट से हटाने के लिए, बेरोजगारी से हटाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट से हटाने के लिए इस तरह के सोचे छोड़ है। बीजेपी जो है वो नेशनल पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीजेपी की कई राज्यों में सरकारें हैं, उनके पास कह रहे हैं कि हमने काम किया है, पीएम मोदी जैसा चेहरा है हमारे पास में, उस काम की बदौलत, उस पीएम मोदी के चेहरे की बदौलत हम दोबारा से चुनाव में जाएंगे, जो हमने काम किए हैं वो जनता को बताएंगे। राम मंदिर का इलेक्शन मुद्दा भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि 2024 में राम मंदिर का इफ्तिताह होना है। अगर बात मुखी चंदा साहब की करें, वो बता रहे थे कि BRS जो है अब नेशनल सतह पर लड़ेगी। अगर नेशनल सतह पर BRS लड़ेगी तो BRS के पास मुद्दे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए जो काम किया है वो हम नेशनल लेवल पर लेके जाएंगे, जो और IT हब बनाया हैदराबाद को, उसको नेशनल लेवल पर जाएंगे। लेकिन अगर बात करें BSP की, वो कहीं ना कहीं सिकुड़ती जा रही है। आपके पास क्या मुद्दे होने वाले हैं? नहीं, देखिए BSP की फरोग होना, सिक्योरना, ये एक नेचुरल है, ये नेचुरल है, क्योंकि आज जो बीजेपी जिसको आप नेशनल पार्टी बता रहे हैं, जिसकी आज बड़ी वसत बता रहे हैं, वो भी 2 MPओं पर NSR करती थी, उसके भी 2 MP हुआ करते थे। अब रही बात IT हब बनाना, BRS पार्टी ने हैदराबाद को IT हब बनाया, ये इस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की देन है, जिन्होंने IT पार्क यहाँ पे कायम किया। उन्होंने हाईटेक सिटी में एक बिल्डिंग बनाई और IT इंडस्ट्री को यहाँ पे मुतारुफ कराया, और उसी की वजह से वही सिलसिला जो झाड़ उन्होंने लगाए थे, उसके फल BRS पार्टी, TRS पार्टी खा रही है। इनके उसमें जाती तौर पे इसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब आपको यहीं पे आपका BSP से ने जवाब दे दिया है, वो कह रहे हैं कि आपका ये IT हब ये बनाना, ये सब आप जो है दूसरों के जो फल लगाए हुए थे, पेड़ लगाए हुए थे, सिर्फ उसके फल काट रहे हैं। तो आप इस तरह से कैसे जाएंगे नेशनल इलेक्शन में? अगर बात हम BSP की करें, BSP ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो NDA के साथ जाएगी या इंडिया के साथ। सेम आपका है, AIMIM पार्टी हो गई, 2-4 और कुछ इस तरह की पार्टी हैं जिन्होंने नहीं करा है। अगर इत्तेहाद की बात आती है तो क्या BSP के साथ इत्तेहाद करेंगे इस थर्ड फ्रंट को लेकर? देखिए, BSP के साथ इत्तेहाद करना है या नहीं करना है, ये फैसला तो जो है हमारे सुप्रीमो करेंगे। पोलिट ब्यूरो की मीटिंग होगी, उसमें बात तय होगी। अगर मुद्दों पर BSP साथ में आती है तो BSP हो या किसी भी हम ख्याल जमात के साथ जाने में BRS को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं अबरार साहब को ये बात याद दिला दूं कि अभी तक शर्मिला की जो पार्टी है YSRTP, उसका कोई इंतजाम कांग्रेस में नहीं हुआ। आप जो मिसाल दे रहे हैं वो मिसाल ही खोखली है। इंतजाम की जो बात कर रहे हैं वो अभी तक इंतजाम नहीं हुआ है, उसके लिए बस तगोदूद चल रहा है, बातचीत चल रही है। जिस तरीके से TRS की बातचीत हुई थी
उसी तरीके से बातचीत हो रही है। हो सकता है कि इंजमाम हो या इंजमाम ना हो। अब अगर इंजमाम नहीं होता है तो उसमें गलती शर्मिला की हो, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों तरफ से बाहमी तौर पर बातचीत की गई और बातचीत करने के बाद तय नहीं पाया, इंजमाम नहीं हुआ, बस बात इतनी सी है, उससे आगे और कोई बात नहीं है। अब रह गया सवाल चंद्रबाबू नायडू साहब का। चंद्रबाबू नायडू साहब इतने बड़े धारकारी हैं कि वो हैदराबाद को तो आईटी हब बना दिए, लेकिन अमरावती को आईटी हब नहीं बना सके। अब अगर जो शख्स हैदराबाद को बनाने की ताकत रखता हो, वो शख्स फिर अमरावती को क्यों नहीं बना सका? मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ। फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि इससे पहले इन्होंने, अबरार साहब ने ये कहा कि मुल्क के नक्शे में बिल्कुल बीचों बीच हैदराबाद आता है। यहाँ का जो जोग्राफियाई माहौल है उसकी वजह से जो है यहाँ पर बड़े बड़े डाटा सेंटर सब आकर अपने हब्स यहाँ पर कायम कर रहे हैं। तो या उनकी ये बात सही है या उनकी ये बात सही है कि चंद्रबाबू नायडू ने बनाया, या तो ये हब इसलिए बन रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अबरार साहब के कहने के मुताबिक कि यहाँ पर सेफ्टी है, यहाँ पर जो है साइक्लोन नहीं आता है, यहाँ पर जो है तूफान, सुनामी ये सब नहीं आता, इसलिए आ रहे हैं। या ये सही है या इसलिए यहाँ पर आईटी हब आ रहे हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने लाया है। ये दोनों में से कोई एक बात सही हो सकती है, दोनों बातें सही नहीं हो सकती। मेरा मानना यह है कि ये दोनों भी बातें गलत है। उस वक्त में, जिस वक्त में हिंदुस्तान में आईटी की जरूरत थी, तो राजीव गांधी ने आईटी की हिमायत की, राजीव गांधी ने मुल्क में आईटी लेके आया, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। उसके बाद में बेंगलुरु आईटी हब बन गया, बेंगलुरु आज भी आईटी हब है बेंगलुरु, लेकिन हैदराबाद आगे नहीं बढ़ सका। चंद्रबाबू नायडू ने अपने जितनी ताकत थी अपनी कोशिश की। चंद्रबाबू नायडू जो है साइबर टावर बनाए, सिर्फ एक साइबर टावर। मैं परसों सोशल मीडिया पर देख रहा था चंद्रबाबू नायडू का आईटी मॉडल और केसीआर का आईटी मॉडल। तो केसीआर के आईटी मॉडल में जो है टी हब बताया जा रहा है, अजीमुशान बिल्डिंग्स हैं, अजीमुशान इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू का अगर मॉडल बताया जाए तो सिर्फ एक साइबर टावर है। तो साइबर टावर बनाकर वो हमने आईटी हब बना दिया, ऐसा कहना खामख्याली है। ये केसीआर साहब, खास तौर पर केटीआर साहब, मैं उनकी तारीफ करना या वफादारी करना ये मेरा मकसद नहीं है। वफादारी अगर मैं करना होता तो जिस वक्त में अगर सेक्रेटरीट की मस्जिद शहीद हो गई थी, मुझसे पूछा गया, आप अखबारों में देख लीजिए, मैंने खुद आपके चैनल में और ख़ास तौर पर न्यूज़ 18 के चैनल में बैठ करके ये कहा कि अगर वहाँ पर मस्जिद नहीं बनती है तो मैं टीआरएस पार्टी से रिजाइन कर दूंगा। वहाँ पे मस्जिद बनने वाली है। इसी तरीके से पैनल में लोग बैठे थे, वो लोग मुखालिफत कर रहे थे, वो ये कह रहे थे नहीं रातों रात तोड़ दिए, मस्जिद बनने वाली नहीं है। मैंने ये कहा कि वहाँ पर मंदिर भी थी, वहाँ पर मस्जिद भी थी, वहाँ पर सेक्रेटरीट भी था, सब जो है मुनद्दम हुए और फिर से वापस बनेंगे और आज आप देखिए बने हैं। हमने उस वक्त अपना मौक़िफ़ लिया था, हम वफादारी और चमचागिरी इख्तियार करने वाले नहीं हैं। अगर मायावती फूलों का हार पहन लेती है रिश्वत के जरिए से लेकर के, तो हम उनकी जय जयकार करने वाले नहीं हैं। अगर कुछ गलत होता है तो हम उसकी मुखालिफत भी करते हैं, जो सही है हम उसकी तारीफ भी करते हैं। ये बात बिल्कुल आया है कि आज तेलंगाना रियासत मुल्क की नंबर 1 रियासत है। तेलंगाना रियासत का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, पूरे मुल्क में कहीं भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तेलंगाना रियासत में जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, उस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियां कहीं और नहीं आ रही हैं। जिस तरीके से कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया गया, लोगों ने कहा कि कालेश्वरम कालेश्वरम कालेश्वरम, कब तक आप कालेश्वरम कहेंगे? लेकिन केसीआर साहब ने दूसरा पालामूर महबूब नगर, पालामूर रंगारेड्डी यत्तीपोतला पत्कम जो अभी 16 तारीख को इनाग्रेशन होने वाला है, उससे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट बना दिया। यानी कि जो एशिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट हमारे पास था तेलंगाना में, अब उससे बड़ा प्रोजेक्ट अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ रहे हैं केसीआर साहब। ये केसीआर साहब का कारनामा है। रेतु बंधु स्कीम हो, दलिता बंदी स्कीम हो, शादी मुबारक को लेकर आप नेशनल इलेक्शन में जाएंगे। हमने कारनामों पे कारनामे किए हैं और कारनामे करके जो सूखी जमीन थी उसको लहलहाती जमीन में तब्दील कर दिया। जब तेलंगाना बना था उस वक्त में 18% हमारे पास हरियाली थी, आज हमारे पास में 38% हरियाली है। ये केसीआर साहब ने जो है एक हरियाली के लिए प्रोग्राम मुनक़िद किया। ऐसे प्रोग्राम अगर मैं आपको बताते जाऊं तो बहुत सारे प्रोग्राम है। काम किया है और काम बोलता है, काम बोल रहा है, काम बता रहा है महाराष्ट्र में, काम बता रहा है आंध्र प्रदेश में, और काम पूरे हिंदुस्तान में बताएगा। चाहे कोई भी कुछ भी साजिश कर ले, ये साजिशों से बाज आने की जरूरत है। साजिशों से डरने और घबराने वाली
पार्टी बीआरएस पार्टी नहीं है। बीआरएस पार्टी आवाम की तरक्की के लिए अपने एजेंडे पर काम करते रहेगी और कर मुल्क को तरक्की की सिमत ले जाएगी। मैं लूंगा अबरार साहब से सवाल, लेकिन मुस्तकीम साहब आपके पास मैं आता हूं। अभी जो है एक नया शिगुफा छोड़ा गया है, या कहें कि उस पर बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बात करें कहीं ना कहीं जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी एक वर्दी लाई गई जिस पे कमल का फूल छपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब अपोजिशन एक मुद्दा बना रहा है। क्या वाकई संसद के विशेष सत्र से पहले इस तरह के मुद्दों पर या भारत के और इंडिया के नाम पर चर्चा करने की जरूरत है? देखिए, बीजेपी कोई भी काम करती है बहैसियत सरकार, वो अपनी पार्टी की मुस्तहिर भी करते हैं, अपने पार्टी को विज्ञापित भी करते हैं और वो प्रचार प्रसार में ज्यादा ध्यान देते हैं। हम समझते हैं कि इंडिया भारत की जो बहस पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, ये बहस कुछ दिनों के बाद दम तोड़ देगी, क्योंकि इंडिया से भारत करना ये संभव नहीं है। क्योंकि तब सरकार को बहुत सारी योजनाओं के नामों को बदलना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें बदलना पड़ेगा। हम समझते हैं कि ये सरकार ने किसी मुद्दे से माइंड डाइवर्ट करने के लिए भारत और इंडिया के बीच एक बहस को छेड़ रखा है। अबरार साहब, सवाल आपसे है कि अगर बात की जाए इन सारे मुद्दों को लेकर, तो कहीं ना कहीं संसद के विशेष सत्र से पहले इतने सारे मुद्दे इस टाइम हैं। G20 को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, और चाहे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो, उसके अलावा हैदराबाद और मुंबई को यूनियन टेरिटरी बनाने का मामला हो, या कह दीजिए कि राम मंदिर का मुद्दा हो, इतने सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों के बीच में क्या लगता है कि अपोजिशन खो जाएगा, या ये मुद्दे से भटकाने के लिए है? ये बिल्कुल ही आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मुद्दों से भटकाने के लिए ही नए मुद्दे इसलिए पेश किए जा रहे हैं कि ताकि लोग उस पर डिबेट करें, उलझते रहें, एक दूसरे को सही और गलत साबित करते रहें, और जो असल मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए वो वाले मुद्दे पीछे पड़ जाएं। क्योंकि देखिए, उसका सोल्यूशन नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन नहीं है तो अपने लेबल पुराने बोतल में जो है ना नई शराब डाल करके फिर से जो है ना आप उसको अपना लेबल लगा रहे हैं, क्योंकि अब आपको पास बदलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। अभी IT हब के बारे में और हैदराबाद के बारे में जब बात की गई थी तो मैं ये बात खुलासे से कह दिया था कि दोनों बातें मेरी सच है कि हैदराबाद ये मौजू था और चंद्रबाबू नायडू उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने इसकी बुनियाद डाली, और वही बीज के झाड़ बड़े हुए और फिर उस फल से और बीज हुए, वो फैलते गए, फूलते गए, क्योंकि हालात को साजगार बनाना ये एक बड़ा मकसूद था। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे बात हुई। कालेश्वरम प्रोजेक्ट बेशक सबसे बड़ा स्कैम है इस स्टेट का, और हमारे मुल्क की, हमारी रियासत की बड़ी तरक्की हुई है। हमारा 65,000 करोड़ का लोन था, आज 5 लाख करोड़ का लोन हुआ है। ये हमारी रियासत की तरक्की है। और कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बारिश का पानी पंप हाउस में चले आता है, और इंस्पेक्शन करने के जाने वाले सियासी कायदीन को हुकूमत और पुलिस रोकती है। जब आपका प्रोजेक्ट पब्लिक प्रोजेक्ट है, हुकूमत का कोई भी डिपार्टमेंट होता है वो किसी जमात का नहीं होता, वो आवाम का होता है। इंस्पेक्शन करने से रोकने की क्या वजह है? क्या नहीं रोका आपने? तो देखिए, मैं खामियां गिनाना भी मैं नहीं चाह रहा हूँ, बात छिड़ने से मैं सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। हमारे पास इस रियासत में बिलखुसूस जो बर्डन बढ़ रहा है खर्च का, वो हर पैदा होने वाला बच्चा अपने साथ खर्च का बोझ लेकर पैदा हो रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना को जिस तरह जो है ना अंदर मट्ठी ऊपर चुनना वाली शक्ल बताया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान मुतासिर हो, हिंदुस्तान को ऐसा एक्सपोज किया जा रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान के अखबारात में एक एक पेज का ऐड देते हैं और बताते हैं कि हमने ऐसा किया। ये सिर्फ और सिर्फ जैसा आप अभी हमारे मुस्तकीम साहब ने बताया कि बीजेपी जो है ना हर वो काम में अपनी ब्रांडिंग करती है, इसी तरह टीआरएस भी अपने काम में ब्रांडिंग करती है। और ये एक तरह से वो लोग जो एनडीए के मुखालिफ है, जो यूपीए एनडीए इंडिया की तरफ ना जाएं, दरमियान में खड़े रहें, उसके लिए ये एक बी टीम का काम कर रहे हैं। बी टीम का इल्ज़ाम है। दूसरा इल्ज़ाम आपके ऊपर स्कैम का है। वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा स्कैम है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, और
तेलंगाना को आपने कर्ज में डुबो दिया है, तो अगर इस तरह के मुद्दे हैं जहां पर आप ही के जो हम ख्याल अगर कहें कि बीएसपी कहीं ना कहीं हम ख्याल है, अगर बात गठबंधन की आती है तो इस मुद्दों से कैसे जुड़ेंगे, जबकि आपके सामने एक इंडिया गठबंधन है और एक एनडीए गठबंधन है? देखिए, आप स्कैम की जो बात है आप ही ने बताया कि ईडी और आईटी ये सब मुद्दों को बताकर इसके ज़रिए से, सीबीआई के ज़रिए से सियासी कायदीन को जो है परेशान करने की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। अगर वाकई में ये स्कैम है तो फिर ये लोग जिनके झूठे केसेस में लोगों को फंसा करके ये लोग जो है रिमांड कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं अरेस्ट करते केसीआर साहब को? कहाँ गए? क्यों नहीं ईडी की रेड हुई ना किसी की रेड हुई अभी तक? हुक्मरानी है, स्कैम है, उस पर अभी तक किसी की रेड नहीं हुई। उसके ऑफिसर नवीन मित्तल जो आईएएस ऑफिसर है, उनकी बच्ची की शादी होती है फलकनुमा पैलेस में 68 करोड़ 68 करोड़ रुपए का जो है ना, रामेश्वर राव जो एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक बेनामी कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करके उसका पूरा एक्सपेंडिचर उठाते हैं। एक किस तरह एक ऑफिसर के लिए इतने बड़े पैमाने पे जब इसका खर्च होता है तो आज तक हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं की गई है। यानी कि तमाम तरीके से वो लोग जो भी माविन हैं, क्या यहाँ पे जो है ना हमारे सोमेश कुमार जो जीएचएमसी के कमिश्नर थे, उनके कैटेगरी वाइज उनका वो उनके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी की उनकी जो है ना लॉबिंग के जरिए वो उनका ओहदा उनके लिए मुनासिब नहीं होता, उनको कहीं ना कहीं गुडविल के तौर पे उनको जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मौका दिया। तो तेलंगाना के ऊपर किसी दिन डिबेट रखेंगे, लेकिन अब मैं बस बहुत शॉर्ट में आपसे आंसर चाहूंगा और इसे फिर प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे। एक बात आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस तरीके से इश्तिहारबाजी की भी बात की है कि जो है यहाँ से इश्तिहारात दे करके पूरे मुल्क में ऐड दे रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मायावती की हुकूमत थी यूपी में, सर्वजन हताए सर्वजन सिखाए, हिंदी जबान में जो है उर्दू अखबारात में ऐड दिया करती थी, वो सारे मुल्क में ऐड दिया करती थी। जिनके दामन खुद दागदार होते हैं वो दूसरों को समझाने की अगर कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर होता है। देखिए, दामन दागदार है या दामन जो ना धब्बेदार है, उसका सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, उससे साबित हो जाता है कि दागदार है या नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत नहीं है। अच्छा ठीक है, बस अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप दोनों से ही वो सवाल होंगे और सिर्फ हाँ या ना में उसके जवाब रहेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा अबरार साहब से, वही सवाल आपसे भी है मेरा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी सरकार एनडीए सरकार लेके आती है तो आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके समर्थन रहेगा? ठीक है। अगर बात हम वन नेशन वन इलेक्शन के लेकर करें, आप दोनों ने ही कहा कि जल्दी है, लेकिन 2016 में इस मामले को लेकर आपने सपोर्ट किया था, तो क्या अब सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा? ये पार्टी तय करेगी। आपका क्या? देखिए, अभी जो इसके लिए शॉर्ट में बिल्कुल नहीं, इसके लिए जो समय जो चाहिए था, वक्त जो चाहिए था, वो बिल्कुल इसके लिए वक्त नहीं है, क्योंकि तेलंगाना के अलावा और 4 दीगर रियासतों में अभी इलेक्शन होने को है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले इनके पीरियड होने के बाद एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं किया जा सकता, यहाँ पे सदर राज लाना पड़ेगा, सदर राज ला करके इसकी प्रोसेस करना पड़ेगा। ये एक लेंथी प्रोसेस है। उसके लिए अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन का इस तरह अभी मजबूत नहीं है कि वो इकदाम कर सके। मुस्तकीम साहब, हमारे जो दोनों प्रवक्ता बीआरएस और बीएसपी के हमारे पास प्रवक्ता हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं, बिल्कुल एक शॉर्ट में आप जवाब दीजिएगा कि क्या लगता है आपको कि वाकई जल्दबाजी है? क्या लगता है आपको किस बात की? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या वाकई जल्दबाजी है? अगर ये निश्चित तौर पे जल्दबाजी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्त नहीं था, चूंकि कई स्टेट में अभी इलेक्शन के माहौल है। हाँ। और इस माहौल में इस तरह के मुद्दों के लाने का मतलब ही है कि भाजपा जो है वो मुद्दों से लोगों को भटकाना चाह रही है, और जो उनकी फेलियर सरकार है, खासकर मध्य प्रदेश में, जिस तरह की मध्य प्रदेश की सरकार बदनाम हुई है, या और दीगर राज्यों में भी जो सरकारें नाकामी झेल रही है, उस नाकामियों की छिपाने के लिए सरकार ने वन नेशन वन चुनाव का मुद्दा को उठाया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुखी चंदा साहब हमारे साथ बीआरएस से थे, अबरार हुसैन साहब हमारे साथ में जुड़े हुए थे बीएसपी से। तो कहीं ना कहीं अभी जो पार्टियां हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत जल्दी बता रही हैं, कहने कि अगर ये सरकार का एजेंडा है और अगर संसद के जो नया विशेष सत्र होने वाला है उसको लेकर अगर ये लाती है तो कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी रहेगी। अपने मेज़बान मोनी सरवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।